ना थके हैं पैर कभी, ना हिम्मत हारे हैं, हम मेहनत करने वाले हैं, हम विद्या एजुकेशन वाले हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है विद्या एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट का तीसरा सेट लेकर आप लोगों के बीच आए हुए हैं और 2 सेट का फुल डिस्कशन आपका किया गया है, जिसमें आपका इस वीडियो के प्लेलिस्ट में दोनों 4 गो वीडियो होगा, जिसमें पहला सेट में 2 वीडियो और दूसरा सेट में भी 2 वीडियो। आज तीसरा सेट लेकर आए हुए हैं, तो पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल हम लोग क्या है, चलिए उस पर देखते हैं। आज का पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन शहर है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन शहर है। आप सभी लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से एक प्रश्न बिहार पुलिस के परीक्षा में पूछा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता कहिए या हड़प्पा सभ्यता कहिए, या हड़प्पा सभ्यता कहिए, इससे एक प्रश्न आपको देखने को मिलता है। हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 ईस्वी में पहला स्थल खोजा गया हड़प्पा, और इसका खोज किया था राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। फिर 1922 ईस्वी में खोज हुआ मोहनजोदड़ो का, और इसका खोज किया गया था राखल दास बनर्जी के द्वारा। आप याद रखिएगा, राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। तो आपका प्रश्न जो है वो प्रश्न क्या है, तो चलिए उस प्रश्न पर ध्यान देते हैं। कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन शहर बताइए। पहले देखिए कुछ और जान जाइए। हड़प्पा कौन नदी किनारे है? रावी नदी किनारे है। मोहनजोदड़ो कौन नदी किनारे है? तो सिंधु नदी किनारे है, आप याद रखिएगा। और इसका हड़प्पा रावी नदी किनारे कहाँ है? तो पंजाब, जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है वहाँ पर है। और सिंधु नदी के किनारे है कौन प्रांत में? तो सिंध प्रांत में। कौन प्रांत में? तो सिंध प्रांत में, याद रखिएगा। चलिए अब इसमें देखते हैं मोहनजोदड़ो, और यही मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा सबसे बड़ा शहर है। कौन? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। क्योंकि यहीं से आपको मालूम होना चाहिए कि पिछला डिस्कशन हम बताए थे, मोहनजोदड़ो से बृहद स्नानागार और बृहद अन्नागार मिला है। इसी मोहनजोदड़ो से हमें नर कंकाल प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखिएगा ये सब क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो से बृहद स्नानागार, बृहद अन्नागार और नर कंकाल प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी किनारे हैं, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। उसके बाद आप याद रखिएगा, इसका खोज 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। ये सभी बात आपको याद रखना। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा आपका राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में, याद रखिएगा। कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है, याद रखिएगा। आप कमेंट करिए, कालीबंगा राजस्थान में किस नदी किनारे है? क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए कमेंट में, और कमेंट करिए कालीबंगा राजस्थान में किस नदी किनारे है। आप जहाँ से होता है वहाँ से आंसर लिखिए, जिससे आपको परमानेंट याद हो जाएगा। आप लिखिए, कमेंट करिए कालीबंगा किस नदी किनारे है। अगला हड़प्पा के बारे में आपको बता दिए। हड़प्पा सभ्यता के बारे में पहला स्थल कौन खोजा गया था? हड़प्पा खोजा गया था। लेकिन जब खोज के बाद कहा कि सबसे प्राचीन शहर कौन सा प्राप्त हुआ? तो लोथल जो है प्राचीन शहर के रूप में हमको मिला था, जिसका खोज आपका बाद में हुआ। लेकिन सबसे प्राचीन शहर कौन है? तो इसका लोथल है। लोथल क्या है? तो एकमात्र बंदरगाह, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह आपका कौन है? लोथल, जो गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है। कौन नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी। कौन नदी? भोगवा नदी किनारे है, याद रखिएगा। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह है, जो कहाँ पर है? तो गुजरात में है। कौन नदी किनारे है? तो भोगवा नदी किनारे है। कौन नदी किनारे है? तो भोगवा नदी किनारे है। आप याद रखिए, लोथल आपका सिंधु सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह है, जो गुजरात में है, भोगवा नदी किनारे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन शहर पूछेगा तो क्या हो जाएगा आंसर? लोथल। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, क्या कहता है।
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। देखिए डिस्कशन कितना ज़रूरी है। आप पिछला अगर डिस्कशन सुने होंगे, पिछला डिस्कशन में हम इसका चर्चा कर चुके हैं इस प्रश्न का। आप अगर नहीं देखे हैं तो वो डिस्कशन देखिए, डिस्कशन से ही आपका रिजल्ट होगा। इतना महत्वपूर्ण डिस्कशन आपको मिस नहीं करना चाहिए, पूरी शुरू से अंत तक देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? आपको याद रखना पड़ेगा, बुद्ध प्रथम उपदेश कहाँ दिया और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया। ये दोनों बात आपको याद रखना पड़ेगा, प्रथम उपदेश कहाँ दिया और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया। बल्कि हम पिछला डिस्कशन में आपको बता चुके हैं, पिछला वीडियो में, इसको जाकर जरूर आप लोग देखिए। प्रथम उपदेश बुद्ध ने कहाँ दिया था? सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। सारनाथ का एक और नाम है ऋषिपट्टनम। क्या नाम है? ऋषिपट्टनम। ऋषिपट्टनम किसका नाम है? सारनाथ का। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती। बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया? श्रावस्ती। किसका राजधानी है? कौशल का। कौशल महाजनपद की राजधानी है श्रावस्ती। कौशल की राजधानी कहाँ है? श्रावस्ती। वहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश दिया था, याद रखिएगा। और बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन बुद्ध का पहला उपदेश इतिहास में कौन घटना से जाना जाता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन से। इस बात को आपको याद रखना है। बुद्ध का जो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, उसको इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना नाम दिया गया, धर्म चक्र परिवर्तन। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बुद्ध का ने अपना प्रथम उपदेश यानी पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बोलिए लुम्बिनी में बुद्ध का क्या हुआ था? जन्म। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है? लुम्बिनी में। पिछला टेस्ट में बताए थे, बुद्ध के बारे में पूरा व्याख्या किए थे, आप जरूर वीडियो जाके देखिए। देखिए आप बुद्ध ने अपना सब पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। सांची संबंधित है बौद्ध धर्म से। सांची संबंधित है बौद्ध धर्म से। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना? 3। ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना की? तो सभी संस्था को हम बता देते हैं डिटेल में, आप इसको ध्यान दीजिए। थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी तो मैडम ब्लाटीवस्की और एवं कर्नल अल्कॉट इसने ये दोनों मिलकर थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या किया था? स्थापना। मैडम ब्लाटीवस्की और कर्नल अल्कॉट का दोनों मिलकर किसका स्थापना किया? थियोसॉफिकल सोसाइटी। प्रार्थना समाज आत्मा राम पांडुरंग। पिछला वीडियो में आपको बताया गया था, आत्मा राम पांडुरंग। अगला सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। और एक आसान क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर टाइप करिए कमेंट में 3। क्वेश्चन नंबर टाइप करिए कमेंट में 3 और आंसर लिखिए। ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया और कब किया? ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया और कब किया? आप कमेंट करिए आप लोग कि कौन किया था और कितने ईस्वी में किया था, क्योंकि हम पिछला वीडियो में इसका चर्चा जिक्र कर चुके हैं। इसीलिए क्वेश्चन आप लोग क्लियर रख रहे हैं कि आप लोग वीडियो देखे हैं कि नहीं देखे। तो चलिए एक बार रिविजन करिए। ज्योतिबा फुले किसका स्थापना किया? सत्यशोधक समाज का। सत्यशोधक समाज का स्थापना कौन किया? ज्योतिबा फुले। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मैडम ब्लाटीवस्की और कर्नल अल्कॉट। और प्रार्थना समाज का आत्माराम पांडुरंग। सत्यशोधक समाज का ज्योतिबा फुले। और ब्रह्मा समाज का आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। तीनों गोलमेज सम्मेलन आपको ये मालूम होना चाहिए, इंग्लैंड के लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ कहाँ पर? लंदन में 1930, 1931, 1932। 3 गो गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ? लंदन में। कौन करवाया था? रैमजे मैकडोनाल्ड जो इंग्लैंड का क्या था? पीएम था। रैमजे मैकडोनाल्ड जो ब्रिटेन का क्या था? पीएम था। ब्रिटेन का क्या था?
पीएम था रैमजे मैकडोनाल्ड, ब्रिटेन का पीएम, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने लंदन में 3 गोल मेज सम्मेलन का क्या किया था, आयोजन किया था। क्यों किया था? तो भारत में कानून बनाना था। भारत में क्या बनाना था? कानून। क्योंकि साइमन कमीशन भी असफल हो गया था, जिसके चलते भारत में कानून क्या क्या बनाया जाए, इसके लिए लंदन में भारतीय सभी नेता को क्या किया गया, बुलावा किया गया कि आप लोग लंदन आइए, यहाँ पर आपसे बैठकर बात करेंगे और तब भारत का क्या बनाएंगे, कानून बनाएंगे कि क्या बनाया जाए क्या नहीं बनाया जाए। ऐसा किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन क्या है कि कौन ऐसा व्यक्ति जो 30 में 31 में 32 में भाग लिया था? तो आपको मालूम होना चाहिए तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर जो दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा था। कौन वर्ग का? दलित वर्ग का क्या करता था, प्रतिनिधित्व कर रहा था। इसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या किया था, भाग लिया था। आपसे क्वेश्चन आएगा महात्मा गांधी क्या कौन गोलमेज सम्मेलन भाग लिया? तो यहाँ दूसरा गोलमेज सम्मेलन, महात्मा गांधी भाग लिया था दूसरा गोलमेज सम्मेलन। महात्मा गांधी भाग लिया था दूसरा गोलमेज सम्मेलन। कौन गोलमेज सम्मेलन? दूसरा गोलमेज सम्मेलन। बोले इसमें कौन भाग लिया था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन भाग लिया था महात्मा गांधी। पहला और तीसरा में महात्मा गांधी भाग नहीं लिया था, आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कौन वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा था? दलित वर्ग का। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर कितना? 5। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कब हुआ? इसका भी डिस्कशन आपको एक क्वेश्चन आया था तो वहाँ पर हम किए थे। तो आपको वीडियो देखना चाहिए, पूरा डिस्कशन देखना चाहिए। अगर देखे होंगे तो इसका आप तुरंत कमेंट कर देंगे आंसर क्या होगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कब हुआ? हम आपको बता चुके हैं, लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। इसको हम लोग लखनऊ समझौता के नाम से भी जानते हैं, लखनऊ समझौता के नाम से भी जानते हैं। लखनऊ अधिवेशन को किस नाम से जानते हैं? तो लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं लखनऊ अधिवेशन को। ये हुआ कब था? 1916 में। इस अधिवेशन में क्या क्या हुआ था? तो इस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल जो 1907 में फूट गया था सूरत अधिवेशन में, ये दोनों मिल गया और ये कांग्रेस तब एकजुट हो गया। और इसके साथ साथ कांग्रेस के साथ कौन मिल गया? मुस्लिम लीग। कौन मिल गया? मुस्लिम लीग। कांग्रेस के साथ कौन मिल गया? मुस्लिम लीग। तो बोलो गरम दल और नरम दल तो मिलवे ठो किया था लखनऊ समझौता में, उसके साथ साथ कौन मिल गया? मुस्लिम लीग। कब हुआ था? 1916 में। कब हुआ था? 1916 में। एक क्वेश्चन और डिस्कस सुन लीजिए। मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 ईस्वी, मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका में। मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में कहाँ हुआ था? ढाका में। आगा खां और सलीमुल्लाह खां, आगा खां और कौन किया था? सलीमुल्लाह खां। आगा खां और सलीमुल्लाह खां, ये दोनों के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, आगा खां और किसके द्वारा? सलीमुल्लाह खां के द्वारा। कौन लीग का स्थापना? मुस्लिम लीग का स्थापना। कब किया गया? 1906 ईस्वी में। याद रखिएगा। तो आपका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1916। क्या हो जाएगा? 1916। चलिए 1924 में क्या हुआ था? 1924 में कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन। 1924 में कांग्रेस का कौन अधिवेशन? बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ था। 1924 में हुआ था कांग्रेस का कौन अधिवेशन? बेलगांव। और बेलगांव कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। और इसमें मात्र एक बार अध्यक्ष कौन बना था? गांधी जी। कौन बने थे? गांधी जी। बोलो गांधी जी कांग्रेस का कितना बार अध्यक्षता किए? तो सिर्फ एक बार। कितना बार? एक बार। और 1924 ईस्वी में किया। कब किया? 1924 में। कांग्रेस का कौन अधिवेशन था? बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। याद रखिएगा। अगला 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? कानपुर। कहाँ हुआ? कानपुर। 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? कानपुर। और आप लोग के लिए एक क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, आप लोग क्या करिएगा, लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा, इसको हम लिख देते हैं। बहुत ही भिभिया क्वेश्चन है। और कानपुर अधिवेशन का जो 1925 में हुआ, इसका अध्यक्षता की थी कौन? सरोजनी नायडू। कौन की थी? सरोजनी नायडू। इसका अध्यक्षता कौन की थी? सरोजनी नायडू। आप याद रखिएगा 1925 अधिवेशन कहाँ हुआ? कानपुर में। और इसका अध्यक्षता कौन की थी? सरोजनी नायडू ने इसका क्या की थी? अध्यक्षता की थी। और आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाए
भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष, तो इसका आंसर क्या होगा? सरोजिनी नायडू। प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। लेकिन एक क्वेश्चन आपके लिए हम जरूर छोड़ेंगे, टाइप करिए कमेंट सेशन में क्वेश्चन नंबर 5 और जवाब दीजिए कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम, कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम, कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट बॉक्स में 5 लिखकर कमेंट करिए। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बोलिए कि कौन थी। आपको तो हम बता दिए, प्रथम भारतीय महिला पूछेगा तो सरोजिनी नायडू, और प्रथम महिला पूछेगा तो क्या होगा? आप इसका जवाब दीजिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पर? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, साइमन कमीशन में संसद के कितने ब्रिटिश सदस्य थे? साइमन कमीशन, 100 से साइमन और 100 से 7, 100 से साइमन और 100 से 7 सदस्य थे साइमन कमीशन में। साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? 7, और 7 का 7 अंग्रेज थे। सातों क्या थे? अंग्रेज थे। सातों अंग्रेज थे, जिस कारण से इसको श्वेत कमीशन कहा गया। क्या कहा गया? श्वेत कमीशन कहा गया। इसका गठन 1927 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1927 ईस्वी में। और भारत आगमन 1928 ईस्वी में हुआ। और पहली बार कहाँ पहुँचा? तो मुंबई। पहली बार कहाँ पहुँचा? मुंबई। और इसका नारा भारत में इसको काला झंडा दिखाकर इसको साइमन गो बैक का नारा दिया गया। कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, ऐसा नारा पूरा भारत में और हर जगह साइमन कमीशन का विरोध किया गया, क्योंकि साइमन कमीशन में 7 सदस्य और 7 क्या थे? अंग्रेज। और इसको भारतीयों क्या कहते थे? श्वेत कमीशन। इसका गठन 1927 में इंग्लैंड में हुआ था और भारत आगमन 1928 में पहली बार कहाँ हुआ? तो मुंबई। पहली बार कहाँ हुआ था? मुंबई हुआ था। आप इस प्रश्न को पूरी ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसी साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय, जो पंजाब केसरी है लाला लाजपत राय, वह वहाँ पर साइमन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगा रहा था, जिस कारण लाठी के प्रहार से लाला लाजपत राय का क्या होता है? मृत्यु हो जाता है पंजाब में। और लाला लाजपत राय ने एक नारा भी लगाते हैं कि मेरे शरीर पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी साम्राज्य के लिए कील साबित होगा। मेरे शरीर पर लाठी का किया गया एक एक प्रहार अंग्रेजी साम्राज्य के लिए कील साबित होगा, ऐसा नारा दिया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। आप याद रखिएगा। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना? 7। क्वेश्चन नंबर कितना है? 7। 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? बहुत ही चर्चित और फेमस स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद यह कैसा नेता है? तो किसान नेता। कैसा नेता है? किसान नेता। किसान नेता स्वामी सहजानंद ने 1930 में बिहार किसान आंदोलन का क्या किया था? नेतृत्व किया था। बिहार किसान आंदोलन क्या किया था? नेतृत्व किया था। अब देखिए चित्तरंजन दास कौन है? चित्तरंजन दास। 1922 कांग्रेस का गया अधिवेशन, कांग्रेस का गया अधिवेशन, 1922 कांग्रेस का गया अधिवेशन का अध्यक्ष बोलो। कांग्रेस का गया अधिवेशन जो बिहार में हुआ था, इसका अध्यक्ष 1922 में कौन थे? चित्तरंजन दास। इसको देश बंधु कहा जाता है। क्या कहता है? देश बंधु। क्या कहता है? देश बंधु चित्तरंजन दास। देश बंधु चित्तरंजन दास, याद रखिएगा। और यहाँ पर एक अलग पार्टी बनाया था, स्वराज दल। क्या बनाया था? स्वराज दल। स्वराज दल कौन बनाया था? तो चित्तरंजन दास, CR दास। कौन बनाया था? CR दास। स्वराज दल किसके द्वारा बनाया गया था? CR दास के द्वारा। CR दास के द्वारा। स्वराज दल किसके द्वारा? CR दास के द्वारा। इसका अध्यक्ष था चित्तरंजन दास स्वराज दल का, और सचिव था मोतीलाल नेहरू। सचिव कौन था? मोतीलाल नेहरू। आप इस बात को याद रखिएगा, मोतीलाल नेहरू इसका क्या थे? सचिव थे। मोतीलाल नेहरू इसका क्या थे? सचिव थे। स्वराज दल के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास और सचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू। 1927 ईस्वी। कते ईस्वी? 1927। 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। 1923 ईस्वी। तो उसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? उसका आंसर आपका जो आएगा क्वेश्चन, 1 मिनट आपको वहीं से मिलेगा। 1 मिनट। चलिए
एक मिनट आप लोग इंतज़ार करिए। क्वेश्चन नंबर चलिए क्वेश्चन नंबर 7 था, यही प्रश्न था, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 1930 में बिहार में किसान आंदोलन नेतृत्व कौन कर रहा था? स्वामी शाहजानंद। चित्तरंजन दास के बारे में हम आपको अभी बताए कि 1923 में एक पार्टी बनाया स्वराज दल। कौन बनाया था? स्वराज दल बनाया था, जिसका सचिव कौन था? मोतीलाल नेहरू। अध्यक्ष कौन था? चित्तरंजन दास। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर कितना? 8। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8? ध्यान दीजिएगा, बहुत विविया क्वेश्चन याद रखिएगा। लोकतंत्र जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो अब्राहम लिंकन का। यह कथन किसका है? अब्राहम लिंकन का। अब्राहम लिंकन कौन थे? तो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति कौन था? अब्राहम लिंकन। एक क्वेश्चन आ सकता है कि अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति कौन थे? अब्राहम लिंकन, जिसने लोकतंत्र को परिभाषित किया, कहा जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। और इसने एक बहुत गृह युद्ध, अमेरिका में जो गृह युद्ध छिड़ा था, इस गृह युद्ध से अमेरिका को कौन बचाया था? तो अब्राहम लिंकन ने बचाया था। अमेरिका को गृह युद्ध से कौन बचाया था? तो अब्राहम लिंकन बचाया था, याद रखिएगा। तो बोले 8 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। 8 का क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर कितना? 9। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं, भारत में संविधान बनकर तैयार कब हुआ था? संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, जिस कारण 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। आप इस बात को याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर क्या हो गया था? तैयार हो गया था। लेकिन पूर्ण रूप से संविधान अगर लागू का बात करेंगे तो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। आप बताइए, संविधान बनने में समय लगा था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। संविधान बनाया कौन? तो संविधान सभा। संविधान बनाया कौन? संविधान सभा को कौन बनाया? कैबिनेट मिशन। कौन बनाया? कैबिनेट मिशन। तो चलिए सब एक कड़ी में जुड़ा हुआ है। कैबिनेट मिशन बनाया संविधान सभा, और संविधान सभा बनाया संविधान बनने में लगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, और बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, जिस कारण प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। लागू कब हुआ संविधान? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इस सभी बात को आप याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर कितना? 10। क्वेश्चन नंबर कितना? 10। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? शेड्यूल्ड कास्ट से जरूर थे। एससी से थे। शेड्यूल कास्ट मतलब एससी से जुड़े थे। अंत समय में कौन धर्म ज्वाइन किया? तो बौद्ध धर्म। ये भी सही है। लेकिन संविधान निर्माण की प्रक्रिया, ये भी सही है। लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं है। राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं है। राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली के सिफारिश पर, फजल अली आयोग के सिफारिश पर राज्य का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया गया। राज्य का पुनर्गठन किसके आधार पर? भाषा के आधार पर किया गया। भाषा के आधार पर किया गया। चलिए आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, भाषा के आधार पर। क्वेश्चन नंबर टाइप करिए कमेंट में 10 और लिखिए, आंसर दीजिए। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य का नाम क्या है? और कोष्ठ में लिखिएगा ब्रैकेट में कितना ईस्वी में बना। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? और कोष्ठ में दीजिएगा कितना ईस्वी में बना था। ठीक है, तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? ईसी। चलिए 11 नंबर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने बार न्याय शब्द, कौन शब्द है? न्याय। आप देखिए, आपका पहला सामाजिक न्याय,
सामाजिक न्याय, सामाजिक के साथ भी प्रस्तावना में न्याय लिखा। दूसरा आर्थिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय प्रस्तावना में लिखा है। तीसरा राजनीतिक न्याय, तीसरा राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय। तो बोलिए न्याय कै बार आ गया? 3 बार। न्याय कै बार आ गया? 3 बार। प्रस्तावना में कौन कौन न्याय की बात किया है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। तो न्याय कै बार हुआ? 3 बार। तो कै बार प्रयोग किया है? 3 बार। कितना बार प्रयोग किया है? 3 बार। चलिए क्लियर हो गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कितना? 12। क्वेश्चन नंबर कितना है? 12। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कानूनी अधिसत्ता, कानूनी अधिसत्ता, कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत किया? कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत किया? कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया? चलिए इस बात को आप लोग याद रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा? कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना किसने तैयार किया था? आप याद रखिएगा, एक महान दार्शनिक, एक महान व्यक्ति जिसका नाम था हॉब्स। क्या नाम था? हॉब्स। क्या नाम था? हॉब्स। इसने कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना क्या किया था? प्रस्तुत किया था। उसका नाम क्या था? हॉब्स। क्या नाम था? हॉब्स। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या कहता है? कि राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। इसमें सूची का बात किया था, आप याद रखिएगा। सूची, सूची आपका मुख्यतः 3 प्रकार का होता है और ऐसे 4 प्रकार का होता है। एक होता है राज्य सूची, एक होता है राज्य सूची, एक होता है संघ सूची, संघ सूची, और एक होता है समवर्ती सूची। और ये समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची क्या है? तो यह शक्ति का विभाजन है जो अनुसूची 7, अनुसूची भारतीय संविधान के अनुसूची 7 में क्या है? शक्तियों का विभाजन। अनुसूची 7 में क्या है? शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का क्या किया गया? विभाजन। अनुसूची 7 में क्या है? शक्तियों का विभाजन, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्ति का क्या किया गया? विभाजन। जिसमें एक कुछ शक्ति राज्य को दिया गया तो उसको राज्य सूची रखा, कुछ शक्ति केंद्र को दिया गया तो संघ सूची, और जब राज्य और केंद्र दोनों रहेगा तो समवर्ती सूची। लेकिन जब दोनों मिल जाएगा तो हावी हो जाएगा केंद्र सरकार। समवर्ती सूची पर विषय देखिए, राज्य सूची पर विषय केवल कानून केवल राज्य सरकार बनाएगा, संघ सूची पर कानून केवल केंद्र सरकार बनाएगा, और समवर्ती पर कानून दोनों बनाता, राज्य और केंद्र दोनों। लेकिन जब एक के बार दोनों बनाने लगे राज्य और केंद्र, तो केंद्र का वैल्यू बढ़ जाएगा और केंद्र का बात माना जाएगा, राज्य उस समय उसका बात नहीं माना जाएगा। अब इन तीनों सूची में जो विषय को नहीं रखा गया उसके लिए एक अलग सूची बना, अवशिष्ट सूची। जो विषय इन तीनों सूची में नहीं आता उसके लिए कौन सूची? अवशिष्ट सूची। जैसे आप परमाणु ऊर्जा की बात करें, साइबर की बात करें, अंतरिक्ष का बात करें, परमाणु हो गया, परमाणु हो गया, इसका याद रखिएगा, परमाणु, साइबर, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष, ये सब आपका कौन हो जाएगा? अवशिष्ट सूची। समवर्ती से एक क्वेश्चन बहुत आता है, शिक्षा। शिक्षा आपका कौन सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। शिक्षा कौन सूची का विषय है? समवर्ती। वन भी आपका कौन होगा? समवर्ती सूची। केंद्र सूची में बहुत सारा रेल है, डाक है, मुद्रा है, सेना है, जनगणना है, ये सब आपका किस में है? संघ में है। राज्य सूची का विषय आवास हो गया, कृषि हो गया, पेयजल हो गया, पुलिस हो गया, प्रशासन हो गया, ये सब आपका किस में आ जाएगा? राज्य सूची में। तो राज्य सरकार का, राज्य सरकार के अंतर्गत कौन आता है? राज्यपाल। तो राज्यपाल तो 2 गो कानून बन सकता है, या तो राज्य सूची या तो समवर्ती सूची। ये राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। तो 13 का क्या हो गया? सी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आप 14 देखिए। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा का अध्यक्ष ऐसा पद है, इसका अलग से शपथ ग्रहण नहीं होता, इसका अलग से, इस पद के लिए अलग से शपथ ग्रहण नहीं होता है, अलग से शपथ ग्रहण नहीं होता है, याद रखिएगा, अलग से शपथ ग्रहण नहीं होता है। एक बात और इसमें आप याद रखिएगा, लोकसभा का अध्यक्ष इसका चुनाव, इसको चुनता कौन है? इसको चुनता है लोकसभा के सभी सदस्य, लोकसभा के सदस्य।
लोकसभा के सदस्य, इसको कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य चुनता है, लोकसभा के अध्यक्ष को। अगला देखिए, राष्ट्रपति के बारे में बहुत सारा बात है। राष्ट्रपति के बारे में एक क्वेश्चन आप ही लोग बता दीजिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद कितना में है? राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद कितना पर है बता दीजिए। अनुच्छेद कितना पर है बता दीजिए राष्ट्रपति पर महाभियोग। और लोकसभा का अध्यक्ष का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। लोकसभा का अध्यक्ष का कार्यकाल कितना वर्ष का? 5 वर्ष का, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर कितना? 15। क्वेश्चन नंबर कितना आप चलते हैं? 15। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पंचायत, नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव हेतु संबंधित छोटा छोटा निर्वाचन क्षेत्र, छोटा छोटा निर्वाचन क्षेत्र को हम लोग वार्ड कहते हैं। आप सभी के पंचायत में छोटा छोटा क्या होगा? वार्ड। नगर पालिका में भी क्या होता है? वार्ड। तो छोटा छोटा कह देगा तो क्या होगा? वार्ड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। छोटा छोटा क्या होगा? वार्ड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। संसद, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद? 79। संसद के कितने सदन होता है? 3 अंग। कितना अंग होता है? 3। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति कितने सदन होता है? 2। लोकसभा और राज्यसभा, ये सब चर्चा आपका किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना चलते हैं? 16। संविधान सभा में किसने कहा कि राज्य के नीति निषेध तत्व सिद्धांत बैंक को दिए गए एक ऐसे चेक के समान है जो बैंक की सुविधा अनुसार ही दे होता है? एक व्यक्ति है के.टी. शाह। एक व्यक्ति कौन है? के.टी. शाह। के.टी. शाह ने कहा कि डीपीएसपी, जिसको राज्य के नीति निषेध तत्व कहते हैं, डीपीएसपी। पहले डीपीएसपी पर कुछ चर्चा हो जाए। बोले डीपीएसपी अनुच्छेद कहाँ से कहाँ है? 36 से लेकर 51 तक। 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। और बताइएगा डीपीएसपी भाग कहते हैं 4, भाग कहते हैं 4। डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निषेध तत्व कौन देश से लाया गया? आयरलैंड से। कौन देश से लाया गया? आयरलैंड से। आप याद रखिएगा डीपीएसपी कौन देश से लाया गया? आयरलैंड से। अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4 कौन देश से लाया गया? आयरलैंड से। और के.टी. शाह ने कहा कि डीपीएसपी उस बैंक के चेक के समान है जिस पर भुगतान बैंक अपनी सुविधा के अनुसार करता है। ये बात कौन कहा था? के.टी. शाह। कौन कहा था? के.टी. शाह। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है? क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में क्या लिया है? शपथ लिया है। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है भूपेंद्र भाई पटेल। भूपेंद्र भाई पटेल, याद रखिएगा भूपेंद्र भाई पटेल। आपका इनमें से कोई नहीं है, आप इसी को याद रखिएगा। इनमें से आपका कोई नहीं होगा, भूपेंद्र भाई पटेल होगा। और इस क्वेश्चन को देखिएगा तो एक व्यक्ति है विजय रूपानी, जो 2016 में क्या लिए थे? शपथ लिए थे। 2016 में शपथ लिए थे। पहले ये शपथ 2014 या 16 में शपथ लिए थे। लेकिन हाल ही में कौन होगा? भूपेंद्र भाई पटेल, जो वर्तमान में गुजरात का क्या है? मुख्यमंत्री है। वर्तमान में गुजरात का मुख्यमंत्री कौन होगा? भूपेंद्र भाई पटेल होगा। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए 17 नंबर के बाद 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्या कहता है? निम्न में से किस ग्रह को एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? मतलब किसके पास उपग्रह नहीं है? देखिए सौरमंडल का मुखिया कौन होता है? सूर्य। सौरमंडल का मुखिया कौन होता है? सूर्य। सौरमंडल का मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। और इसमें कुल 8 ग्रह है। कितने ग्रह है? 8। एक हो गया बुध, एक हो गया शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद क्या हो गया? अरुण, और उसके बाद हो गया वरुण। तो सौरमंडल में कुल कितना ग्रह है? 8। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। क्या कहता है? आंतरिक ग्रह। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को कौन ग्रह? आंतरिक ग्रह। और आप अगला वाला याद रखिएगा कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को बाह्य ग्रह क्या कहता है? बाह्य ग्रह। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह कहते हैं, याद रखिएगा। फिर सूर्य से सबसे दूर कौन हो गया? वरुण। सूर्य से सबसे दूर कौन हो गया? वरुण। और सूर्य से सबसे नज़दीक कौन हो गया? बुध। याद रखिएगा आप लोग कि यही बुध है और यही शुक्र है। इन दोनों के पास अपना उपग्रह नहीं है।
बुध और शुक्र के पास अपना उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के पास अपना उपग्रह नहीं है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो बोलेगा किसके पास अपना प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, तो बुध और कौन होगा, शुक्र। बुध और कौन होगा, शुक्र। बुध और शुक्र के पास उपग्रह नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, शुक्र। और एक कौन है, बुध। बुध के पास सूर्य से सबसे नज़दीक कौन हो गया, बुध हो गया। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच में रहता है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में। सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन होगा, बृहस्पति। क्षुद्र ग्रह रहता है मंगल और बृहस्पति के बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाला काल्पनिक रेखा मानचित्र में दिखाया जाता है। जहाँ पे वर्षा क्या हो, समान हो, तो उसको नामे से है समवर्षा रेखा। क्या कहते हैं, समवर्षा रेखा। समान वर्षा वाला को समवर्षा रेखा, समान दाब वाला को समदाबी रेखा, समान दाब वाला मिलाने वाला क्या होगा, समदाब रेखा। समान ताप, समान ताप, समान ताप को क्या होगा, समताप रेखा। समान ताप, समान ताप को क्या होगा, समताप रेखा। तो 19 में कुछ नहीं है, नामे क्वेश्चन में आंसर है समान ताप वाला क्या होगा, समवर्षा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन सुनिए। निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र में से किसमें दक्षिण अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र, सबसे बड़ा वन क्षेत्र दक्षिण अमेरिका में फेमस है कौन, ब्राज़ील। कौन देश है, ब्राज़ील। दक्षिण अमेरिका में फेमस देश कौन है, ब्राज़ील। इसका राजधानी कहाँ है, ब्राज़ील का राजधानी कहाँ है, ब्राज़ीलिया। ब्राज़ील का राजधानी कहाँ है, ब्राज़ीलिया। ब्राज़ील का राजधानी कहाँ है, ब्राज़ीलिया। और यही ब्राज़ील में जो दक्षिण अमेरिका का देश है, यहाँ पर बड़ा वन क्षेत्र पाया जाता है, बड़ा वन क्षेत्र पाया जाता है। यहाँ पर अमेज़न घाटी भी पाया जाता है। कौन घाटी, अमेज़न घाटी। कौन घाटी पाया जाता है, अमेज़न नदी घाटी पाया जाता है। कहाँ पे, ब्राज़ील में, याद रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्राज़ील। क्या हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर कितना, 21। क्वेश्चन नंबर अब कितना रहेगा, 21। क्या कहता है, मुरादाबाद डॉट डॉट के कार्य हेतु प्रसिद्ध है। उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना अलग स्थान, यानी एक अलग स्थान ही बनाया है। अलग स्थान ही बनाया कौन, मुरादाबाद। तो पहला बात कि मुरादाबाद भारत के किस राज्य में है, तो यूपी में। मुरादाबाद भारत के किस राज्य में है, तो यूपी में। मुरादाबाद भारत के किस राज्य में है, तो यूपी में। मुरादाबाद भारत के किस राज्य में है, यूपी में। और डॉट डॉट के कार्य हेतु प्रसिद्ध है, तो आप याद रखिए पीतल। क्या हो जाएगा, पीतल। पीतल के लिए फेमस है कौन, विश्व भर में, मुरादाबाद। पूरा विश्व भर में मुरादाबाद किसके लिए फेमस है, पीतल के लिए। किसके लिए फेमस है, पीतल के लिए है, इसको भी याद रखना है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कितना हो जाएगा, 22। कौन हो जाएगा, 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 22 नंबर प्रश्न देखिए। तांगनिका झील, कौन झील है, तांगनिका झील। तांगनिका झील आपका कहाँ स्थित है, इसको याद रखना है। तांगनिका झील आपका कहाँ स्थित होगा, तांगनिका झील आपका कहाँ स्थित होगा, तो आप याद रखिएगा। तांगनिका झील अफ्रीका, कहाँ हो जाएगा, अफ्रीका। तांगनिका झील कहाँ हो जाएगा, अफ्रीका में हो जाएगा। तांगनिका झील रट जाइए सीधा। तांगनिका झील आपका कहाँ है, अफ्रीका में है, इसको याद रखना है, ठीक है। तांगनिका झील कहाँ है, अफ्रीका में, इसको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना, 23। बांग्लादेश भारत के अलावा किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो देखिएगा, एक मिनट आप लोग नक्शा में। ये अपना कौन देश है, भारत। ये अपना कौन देश है, भारत। और भारत के बगल में ये आपका कौन है, यहाँ तक म्यांमार। यहाँ तक कौन है, म्यांमार। और ये क्या है, बांग्लादेश। ये क्या है, बांग्लादेश। तो आप बताइए नक्शा से देखकर कि लाओस, तो लाओस तो कंबोडिया वियतनाम, ये तो आपका इस साइड हो गया। लाओस कंबोडिया वियतनाम इस साइड हो गया, ये तो होगा नहीं। हाँ, म्यांमार देखिए, बांग्लादेश इधर भारत से सटा है, इधर भारत से, इधर भारत से, तीन ओर से भारत से है, लेकिन छोटा सा सीमा किससे लगाता है, म्यांमार से। भूटान तो असंभव है, भूटान यहाँ पर है, ये कभी हो नहीं सकता है। चीन आपका यहाँ पर है, ये भी कभी हो नहीं सकता है। तो आप देखिए कौन सा हो गया, तो क्लियर हो गया आपका। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 नंबर पर चलते हैं।
24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय डॉट डॉट में है। ICRA का मुख्यालय कहाँ है, तो गुरुग्राम। कहाँ है, गुरुग्राम। ICRA का मुख्यालय कहाँ है, तो गुरुग्राम में है। आप याद रखिएगा इसको, सीधा सीधा आप इसको याद रखिएगा 24 नंबर का। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच कौन सा देश है। तो आप एक बार डिटेल व्याख्या सुनिए इसका, आपको बहुत अच्छा जानकारी इससे प्राप्त होगा। डिटेल व्याख्या सभी लोग सुनिए। ये अपना देश कौन है, भारत है। अपना देश कौन है, भारत है। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का कौन विस्तार, अक्षांशीय विस्तार। तो 8 और 37 के बीच में भारत ही ना हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत। लेकिन कभी कहा जाएगा कि देशांतरीय विस्तार, तो याद रखिएगा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट है, याद रखिएगा। तो अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, और देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से ईस्ट। इसमें क्या कहेगा, ईस्ट, क्योंकि भारत जो है अक्षांश के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध और देशांतर के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध, इसलिए इसमें क्या लगता है, ईस्ट और ईस्ट। क्या लगता है, ईस्ट और ईस्ट लगता है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, भारत। भारत का मानक, भारतीय मानक समय रेखा भी याद रखना, भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा कितना डिग्री है, 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट। एक क्वेश्चन आप लोग जवाब दीजिए, भारतीय मानक समय रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरता है, भारत के कितने राज्य से, भारत के कितने राज्य से गुजरता है भारतीय मानक समय रेखा। इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 25 लिखकर। चलिए अब चलते हम लोग कितना नंबर, 26 नंबर। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट, देखिए जैव विविधता हॉटस्पॉट, आपसे क्वेश्चन कभी आ जाए, ये आपका पश्चिमी घाट है, या जैव विविधता के लिए बहुत फेमस है। जैव विविधता किसके लिए, कौन घाट है, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, इससे क्वेश्चन आता है। जैव विविधता हॉटस्पॉट के लिए पश्चिमी घाट फेमस है। और एक बात, पश्चिमी घाट में आपको याद है ना, इसका अन्य नाम, इसका अन्य नाम हम लोग क्या कहते हैं, सह्याद्री। क्या कहते हैं, सह्याद्री। देखिए दो नाम में कन्फ्यूजन होगा, एक सह्याद्री या एक हिमाद्री, एक सह्याद्री या एक हिमाद्री। सह्याद्री किसको कहते हैं, पश्चिमी घाट को। हिमाद्री किसको कहते हैं, तो बृहद हिमालय को, बृहद हिमालय को। हिमाद्री किसको कहते हैं, बृहद हिमालय कहते हैं, इसको याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सह्याद्री। नीलगिरी, नीलगिरी पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से जोड़ता है। ये हो गया पश्चिमी घाट, ये हो गया पूर्वी घाट। पूर्वी घाट रह के है, पूरा एक लाइन से नहीं है। ये दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, नीलगिरी। कौन करता है, नीलगिरी। पूर्वी घाट को क्या करता है, जोड़ता है। पश्चिम घाट को पूर्वी घाट से जोड़ने का काम कौन करता है, नीलगिरी। नीलगिरी का ऊंची चोटी, नीलगिरी का ऊंची चोटी का नाम बोलिए, दोदा बेटा। कौन है, दोदा बेटा। नीलगिरी का ऊंची चोटी का नाम क्या है, दोदा बेटा। अन्नामलाई, अन्नामलाई का ऊंची चोटी, अन्नामलाई का ऊंची चोटी जो दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी है, अनाईमुडी, अनाईमुडी। बोलो, अन्नामलाई का सबसे ऊंची चोटी कौन है, अनाईमुडी, जो दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी है। तो दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। और दूसरा नंबर पे कौन आता है, दोदा बेटा। दूसरा नंबर पे कौन आता है, दोदा बेटा। तो अनाईमुडी, अन्नामलाई का सबसे क्या ऊंची चोटी, जो दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी है। याद रखना इस बात को आप लोग, बहुत विविया पर। तो इसका आंसर क्या होगा, सह्याद्री। अगर हिमाद्री कहता तो बृहद हिमालय, हिमाद्री कहता तो बृहद हिमालय। चलिए 27 के बाद नंबर प्रश्न पे, निम्न में से कौन सा नदी डेल्टा नहीं बनाता है। दोस्त सुनिए, याद रखिएगा, जो नदी आपको
अरब सागर में गिरता है। कहाँ गिरता है? अरब सागर में। इस साइड, भारत के इस साइड में कौन सागर? अरब सागर। इस साइड में क्या है? बंगाल खाड़ी। इस साइड में क्या है? बंगाल की खाड़ी। तो जो नदी आपका अरब सागर में गिरता है वह डेल्टा नहीं बनाता है। अरब सागर में गिरने वाला डेल्टा नहीं बनाता है, वो क्या बनाता है? एस्चुरी। क्या बनाता है? एस्चुरी। एस्चुरी को हम लोग ज्वार नदमुख भी कहते हैं। एस्चुरी को क्या कहते हैं? तो ज्वार नदमुख भी कहते हैं। वो बनाता है। दो नदी फेमस है, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। इसको शॉर्टकट ट्रिक बोलेगा नाती। शॉर्टकट में बोलेगा नाती, नर्मदा ताप्ती। नाती, नर्मदा और ताप्ती वह अरब सागर में गिरता है और एस्चुरी बनाता है, डेल्टा नहीं बनाता। इसमें क्या हो जाएगा? नर्मदा। क्या हो जाएगा? नर्मदा। गंगा आपका डेल्टा बनाता है, महानदी डेल्टा बनाएगा, कावेरी डेल्टा, क्योंकि ये सब कहाँ गिरता है? बंगाल खाड़ी में। कहाँ गिरता है? बंगाल खाड़ी में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न क्या कहता है? नदी जो दक्षिण की गंगा, दक्षिणी गंगा किसको कहते हैं? गोदावरी को। दक्षिणी गंगा किसको कहते हैं? गोदावरी कहते हैं। दक्षिण गंगा किसको कहते हैं? गोदावरी कहते हैं। याद रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। सिंधु नदी का उद्गम, सिंधु नदी का उद्गम, हम आपको दो बात बताते हैं, एक बात आपसे पूछेंगे। सिंधु नदी का उद्गम पर्वत है कैलाश, पर्वत कैलाश तिब्बत क्षेत्र से, कैलाश पर्वत तिब्बत क्षेत्र से। और सिंधु नदी का उद्गम एक झील है मानसरोवर। कौन झील है? मानसरोवर झील से होता है। सिंधु नदी का उद्गम पर्वत है कैलाश, झील है मानसरोवर। आपको कमेंट करना है ग्लेशियर, आपको कमेंट करना है ग्लेशियर। क्वेश्चन नंबर टाइप करिए 28 नंबर टाइप करके आप कमेंट करिए कि सिंधु नदी का उद्गम कौन सा ग्लेशियर से होता है, कौन सा ग्लेशियर से होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला इसका क्या होगा? दक्षिण गंगा कौन हो जाएगा? गोदावरी। महानदी उड़ीसा का प्रमुख नदी है। और आप लोग से कमेंट करने की आप पिछला वीडियो में बताए थे और बोले थे कमेंट करने। महानदी पर भारत का सबसे लंबा बांध कौन बांध है? हीरा कुंड बांध। हीरा कुंड बांध, हीरा कुंड बांध। महानदी पर भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? हीरा कुंड बांध। याद रखिएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन। मयूरभंज जिला, मयूरभंज जिला, मयूरभंज खनिज क्षेत्र फेमस है। कहाँ का है? ओडिशा का। कहाँ का है? ओडिशा का प्रमुख क्षेत्र है मयूरभंज खनिज के लिए। ओडिशा का प्रमुख क्षेत्र है किसके लिए? खनिज के लिए। ओडिशा में खारे पानी का सबसे बड़ा झील, खारे पानी का सबसे बड़ा झील कहाँ पर है? उड़ीसा में, जिसका नाम है चिल्का झील। क्या नाम है? चिल्का झील। खारे पानी का सबसे बड़ा झील चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। कर्नाटक से एक क्वेश्चन बहुत आता है। यहाँ पे कॉफ़ी का खेती होता है, यानी इसको कहवा कहते हैं। कहवा के लिए फेमस है कौन? कर्नाटक। उसके साथ साथ बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कर्नाटक में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। हाँ, उड़ीसा से क्वेश्चन बहुत आता है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कितना? 30। तूर, क्या लिखा है? तूर दाल को अन्य किस नाम से जानते थे? अरहर। ये सीधा याद रखिएगा। तूर किसको कहते हैं? अरहर। तूर किसको कहते हैं? अरहर को कहते हैं। तूर किसको कहते हैं? अरहर को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। चलिए तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदान के उत्कृष्ट मृदा, मतलब तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदान का उत्कृष्ट मृदा कौन होगा? तो जलोढ़। कौन हो जाएगा? जलोढ़। कौन हो जाएगा? जलोढ़ हो जाएगा। याद रखिएगा। तटीय मैदान और उत्तर में क्या हो जाएगा? जलोढ़ हो जाएगा। याद रखिएगा। भारत के तट पर, भारत के इस तटीय क्षेत्र में फेमस है जलोढ़ और उत्तर भारत में फेमस है कौन? जलोढ़। बोलो काली मृदा का अन्य नाम क्या है? रेगुर मृदा। काली मृदा को स्थानीय नाम क्या है? रेगुर मृदा। और काली मृदा फेमस है कपास के लिए। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। काली मृदा में किसका खेती होता है? कपास का। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर कितना? 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? डेटा बुक भारत में जानवर और वनस्पति और कवकों की दुर्लभ और लुप्त प्रजाति, आपको बस यही दिखना है।
दुर्लभ और लुप्त प्रजाति जब आप देख जाइएगा, दुर्लभ और कौन प्रजाति, लुप्त प्रजाति, तो याद रखिएगा रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक में सूची बनता है कौन प्राणी का, लुप्त प्राय या संकटप्रस्त, लुप्त प्राय या संकटप्रस्त, लुप्त प्राय या संकटप्रस्त का कौन डाटा बुक में, रेड डाटा बुक में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। चलिए 32 के बाद कितना, 33, 32 के बाद कितना, 33। बाजार मांग वक्र होता है, बाजार मांग वक्र होता है, व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का क्या होता है, क्षैतिज वक्र। व्यक्तिगत देखिए बाजार में दो गो सेना काम करता है, बाजार में दो गो सेना काम करता है। एक होता है आप ग्राहक, जो होता है उपभोक्ता, उपभोक्ता किसको कहते हैं, जो बाजार में क्या है, ग्राहक है। और दुकानदार को क्या कहते हैं, उत्पादक। तो बाजार में आपको दुइयों प्रकार का श्रेणी का लोग नज़र आता है, बाजार में दुइयों श्रेणी का लोग आता है नज़र आपको, एक दुकानदार और एक ग्राहक। दुकानदार को क्या कहते हैं, उत्पादक, और ग्राहक को क्या कहते हैं, उपभोक्ता। दुकानदार को क्या कहते हैं, उत्पादक, और ग्राहक को क्या कहते हैं, उपभोक्ता। अब बताइए उपभोक्ता बाजार में जाकर मांग करता है, क्या करता है, मांग, तो उत्पादक उसको क्या करता है, पूर्ति, उत्पादक उसको क्या करता है, पूर्ति करता है, याद रखिएगा। चलिए इसका क्या होगा, व्यक्तिगत उपभोक्ताओं का मांग वक्र का क्षैतिज होगा कौन, बाजार मांग वक्र। चलिए यानी मतलब कि बाजार में आप जिसका मांग करिएगा उसी का दुकानदार क्या करता है, पूर्ति। अगर बाजार में किलर कंपनी का मार्केटिंग पकड़ा है तो लोग स्पार्की नहीं लाता, वो किलर ज़्यादा लाता है, क्योंकि किलर का बाजार पकड़ा रहता है। प्रधानमंत्री PM मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सबसे पहले कौन सा विदेश का यात्रा किए थे, नेपाल का। कौन सा देश का किए, नेपाल का, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री पद का शपथ लिए तो नेपाल देश का सबसे पहले क्या किए, यात्रा किए, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना, 35, क्वेश्चन नंबर कितना, 35। विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, एक और एक व्यक्ति मिलने से क्या हो गया, जुलाई। एक और एक व्यक्ति मिलने जुलने से जनसंख्या बढ़ता है, पति पत्नी यानी एक और एक, दो को मिलने से जनसंख्या क्या बढ़ता है, जुलाई। तो एक जुलाई, 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाते हैं, आप याद रखिएगा। 11 जुलाई क्या मनाते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस। चलिए अगला, लोकप्रिय लोक नृत्य गरबा गुजरात। गरबा कहाँ का है, तो गुजरात का। गरबा कहाँ का नृत्य है, गुजरात का है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र का लावनी बहुत फेमस है, महाराष्ट्र का लावनी नृत्य क्या है, बहुत फेमस है, कहाँ का, महाराष्ट्र का। राजस्थान का घूमर, राजस्थान का कौन है, घूमर, राजस्थान का कौन है, घूमर, याद रखिएगा। राजस्थान का कौन हो जाएगा, घूमर। महाराष्ट्र का लावनी और गुजरात का क्या है, गरबा, याद। राजस्थान का कौन हो गया, घूमर। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्या कहता है, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। रेशम कीट होगा सेरीकल्चर, रेशम कीट हो जाएगा सेरीकल्चर। मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम एपीकल्चर होता है, क्या होता है, एपीकल्चर। सेरीकल्चर होता है रेशम कीट। हॉर्टिकल्चर सब्जी, हॉर्टिकल्चर सब्जी, हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, सब्जी, हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, सब्जी। वर्मीकल्चर केंचुआ, वर्मीकल्चर क्या होता है, केंचुआ, वर्मीकल्चर क्या होता है, केंचुआ। इसको आप याद रखिएगा। तो मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, एपीकल्चर। आप बताइए कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 37 लिखिए विटीकल्चर का नाम बताइए। विटीकल्चर कौन चीज़ के लिए फेमस है, विटीकल्चर किसका अध्ययन के लिए फेमस है, आप कमेंट करिए। विटीकल्चर का वैज्ञानिक, किसका वैज्ञानिक नाम है, विटीकल्चर, कमेंट करिए। चलिए अगला 38 नंबर, कोशिका का खोज किसने किया। देखिए जब सिंपल आपको जीवित और मृत ना लिखे तो आप इसको मृत समझे। जब जीवित और मृत ना लिखे क्वेश्चन में, कोशिका खोज कौन किया था, आप मृत समझे। और मृत कोशिका खोज 1665 ईस्वी में
रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका खोज कब ईस्वी में हुआ? 1665 में। कैसा कोशिका था? मृत। तो बोलिए जीवित कोशिका खोज कौन किया? तो जीवित कोशिका खोज 1674 में ल्यूवियन हॉक के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? ल्यूवियन हॉक के द्वारा 1674 में कौन कोशिका खोज? जीवित कोशिका खोज किया गया, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए, रॉबर्ट हुक। क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, पाश्चुकरण क्या होता है? तुरंत गर्म और तुरंत ठंडा। तुरंत गर्म और तुरंत ठंडा। गर्म तो कौन ताप पर? उच्च ताप पर। ठंडा तो कौन ताप पर? निम्न ताप पर। और इसी प्रक्रिया क्या कहते हैं? पाश्चुकरण। तो दोनों हो जाएगा निम्न और उच्च ताप। निम्न और उच्च ताप। तुरंत गर्म करना, तुरंत ठंडा करना क्या कहलाता है? पाश्चुकरण कहलाता है। लुई पास्चर, इसका खोज कौन किया था? इसका खोज किया था लुई पास्चर। लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने इसका क्या किया था? खोज किया था पाश्चुकरण का, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 40 नंबर देखिए, श्वसन तंत्र का पहला अंग कौन होता है? आप सभी लोग याद रखिएगा। हवा जो हम लोग बाहरी वातावरण से सांस लेते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाता है? नाक। नाक के नासा छिद्र, उसके बाद नासा कपाट, नासा कपाट, उसके बाद आप जानते हैं श्वास नली, श्वास नली जिसको फेरिंग्स कहते हैं, सॉरी श्वास नली में हो जाएगा, यहाँ पे ग्रहणी हो जाएगा। इंग्लिश में इसको पूरा क्लियर करते हैं, फेरिंग्स। क्या है? फेरिंग्स। उसके बाद क्या होता है? लैरिंग्स। फेरिंग्स के बाद क्या होता है? लैरिंग्स। उसके बाद क्या होता है? ट्रैकिया। उसके बाद क्या होता है? ट्रैकिया। उसके बाद क्या होता है? ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद क्या होगा? देखिए, नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई। क्या होगा? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई। और उसके बाद ब्रोंक्यूलेस। श्वसन तंत्र का पहला अंग कहेगा तो कौन होगा? नाक, क्योंकि नासा छिद्र कहाँ शुरू होता है? नासा छिद्र से। नासा छिद्र से, नासा छिद्र से, याद रखिएगा। कहाँ से होता है? नासा छिद्र से होता है। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका नाक हो जाएगा। चलिए अगला कितना नंबर होगा? 41 नंबर। महाधमनी, महाधमनी डॉट डॉट के शीर्ष पर शुरू होती है। महाधमनी डॉट डॉट के शीर्ष पर शुरू होता है, तो आप याद रखिएगा बायां निलय। क्या होता है? बायां निलय। आप इस क्वेश्चन से एक दो चीज़ सीखिए। देखिए, नस दो प्रकार का होता है। नस जो होता है दो प्रकार का, रक्त का सीरा। नस को स्टैंडर्ड भाषा में क्या कहता है? रक्त सीरा। रक्त सीरा कै प्रकार का? दो प्रकार का। पहला होता है धमनी, धमनी। रक्त सीरा नहीं, इसको कहते हैं रक्त वाहिनी। रक्त वाहिनी, एक मिनट, इसको कहते हैं रक्त वाहिनी। रक्त वाहिनी ये दो प्रकार का होता है। एगो धमनी, एगो क्या होता है? सीरा। एगो होता है धमनी, एगो होता है सीरा। तो बोले धमनी कैसा रक्त ले जाता है? देखिए पहले इसको सीखिए। स से होता है सीरा और स से होता है शुद्ध, लेकिन आप उल्टा याद रखिएगा, स से सीरा तो स से शुद्ध नहीं। याद रखिएगा कि स से सीरा तो स से शुद्ध रक्त, लेकिन शुद्ध रक्त सीरा में नहीं। तो सीरा में कैसा? अशुद्ध। सीरा में कैसा? अशुद्ध। तो इसमें अशुद्ध, तो इसमें क्या हो गया? शुद्ध। तो धमनी कौन रक्त ले जाता है? शुद्ध रक्त। और सीरा कौन रक्त? अशुद्ध रक्त। अब बताइए, रक्त शुद्ध करता कौन है जी? रक्त शुद्ध कौन करता है? रक्त शुद्ध कौन करता है? तो फेफड़ा। रक्त का शुद्ध कौन करता है? फेफड़ा। रक्त को छानता कौन है? रक्त को छानना, रक्त छानने का काम किडनी का है। किसका है? किडनी। किडनी को हम लोग विरिक कहते हैं। क्या कहते हैं? विरिक। बोले रक्त शुद्ध कौन करता है? फेफड़ा। और रक्त को छानता कौन है? किडनी। कौन छानता है? किडनी। शुद्ध रक्त कौन ले जाता है? धमनी। और शुद्ध रक्त कौन ले जाता है? सीरा। तो इसका क्या होगा? महाधमनी डॉट डॉट किसी, तो बायां नीला। क्या हो जाएगा? बायां नीला। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर क्या है? 42। भ्रूण, भ्रूण को जन्म देना क्या कहलाता है? तो प्रसव। आप जानते होंगे, महिला को जब हॉस्पिटल में आपको याद सुने होंगे नाम, प्रसूति महिला। प्रसूति महिला उसी कहते हैं जिसका प्रसव होता है, यानी जो बच्चे को जन्म देती है उसको क्या कहता है? प्रक्रिया को प्रसव कहते हैं। भ्रूण का जब पूरा विकास होता है कहाँ पर? भ्रूण का पूरा विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में। भ्रूण का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में। और गर्भाशय जब भ्रूण निकल जाता है तो उसको क्या कहते हैं? प्रसव कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना? 43। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत कौन दिया था? तो डार्विन। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत कौन दिया था? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत आपका कौन दिया था? तो आप याद रखिएगा, डार्विन। कौन दिया था? डार्विन। कौन दिया था? डार्विन। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत कौन दिया? डार्विन दिया, याद रखिएगा। मटर के दाने पर प्रयोग कौन किया था? तो मेंटल। मटर के दाने पर प्रयोग कौन किया था? मेंटल किया था, याद रखिएगा। अगला
एड्स, HIV वायरस, HIV विषाणु जिसको हम लोग क्या कहते हैं वायरस। HIV वायरस से कौन होता है एड्स। एड्स कौन वायरस से होता है HIV वायरस से होता है। इसको भी आप याद रखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से पुनर्उत्पादक बीज उत्पादक पौधे का नाम चुने। पुनर्उत्पादक यानी पुनः यानी फिर से जो उत्पादन हो सकता है उसका नाम कर रहा है कि आप चुनिए। फिर से जो इसका उत्पादन हो सकता है उसका नाम चुनिए। उसको कहते हैं ब्रेड मोल्ड। क्या कहते हैं? ब्रेड मोल्ड। इसको आप रट जाइएगा। उसको क्या कहते हैं? ब्रेड मोल्ड। क्या कहते हैं? ब्रेड मोल्ड। इसको आप याद रखिएगा। आलू क्या है? तो आलू तना है। आलू क्या है? तना है। इसको याद रखिएगा। आलू क्या है? तना है। इसको भी आप क्या रखिएगा? याद रखिएगा। तो बोले 45 का आंसर क्या हो जाएगा? पुनर्उत्पादक बीज कौन है? ब्रेड मोल्ड। कौन है? ब्रेड मोल्ड। विटामिन बी, देखिए बी, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी। बी की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी। बी की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी। सी की कमी से क्या होता है? रिकेटस। रिकेटस। सी की कमी से क्या होता है? रिकेटस। तो आप याद रखिएगा। विटामिन बी की कमी से क्या हो जाएगा? बेरी बेरी। विटामिन बी की कमी से क्या हो जाएगा? बेरी बेरी हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना? 47। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडर के ओजोन स्तर को, ओजोन स्तर मतलब क्या? O3 को अपघटित किया था कौन रूप में? द्रव रूप में। कौन रूप में क्या था? द्रव रूप में क्या था? तब आप देखते होंगे घना बनाने वाला गैस होता है, अगर गैस भरा के लगेगा तो उसके ऊपर में पानी की तरह लगता रहता है। किस रूप में रहता है? द्रव के रूप में रहता है। कौन रूप में? द्रव के रूप में। चलिए 47 के बाद कितना है? 48। SI मात्रक में बोल्ट्जमैन नियतांक का मान होता है 1.38 और गुणे 10 के पावर माइनस 20 जूल। 1.38 गुणे 10 के पावर माइनस 20 जूल। 1.38 और 10 के पावर कितने होता है? सॉरी माइनस 20 नहीं, माइनस कितना होगा? 23। चलिए इसको ध्यान रखिएगा। माइनस 20 नहीं, ये तो सही है। 1.3 यहाँ पे क्या होगा? माइनस 23। आप इसको याद रखिए। 1.38 और 10 के पावर कितने होगा? माइनस 23 जूल प्रति क्या हो जाएगा? केल्विन। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कहता है कि वेग समय ग्राफ, इधर वेग और इधर क्या है? समय। याद रखिए ग्राफ में y अक्ष पर लेते हैं राशि को, भौतिक राशि को, और x अक्ष पे कौन रहता है? समय। कह रहा है कि इसका एक सीधी रेखा है। सीधी रेखा है, इसका मतलब त्वरण क्या है? शून्य है। त्वरण क्या है? शून्य है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? त्वरण आपका क्या हो जाएगा? शून्य। त्वरण क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, क्योंकि सीधी रेखा रहेगा तो त्वरण क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। जब सीधी रेखा रहेगा तो त्वरण क्या हो जाएगा? शून्य, क्योंकि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, वेग में से वेग क्या कहते हैं? जीरो, क्योंकि जानते हैं वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा तो त्वरण क्या होगा? जीरो। चलिए 50 नंबर, रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो संवेग संरक्षण सिद्धांत। कौन सिद्धांत पर? संवेग। संवेग P बराबर क्या होता है? mv। संवेग बराबर कभी कभी सूत्र पूछा जाता है द्रव्यमान गुने वेग। द्रव्यमान गुने वेग क्या है? संवेग। द्रव्यमान गुने वेग क्या है? संवेग। द्रव्यमान गुने वेग क्या है? संवेग। याद रखिएगा द्रव्यमान गुने वेग क्या हो जाएगा? संवेग। P बराबर सूत्र क्या हो गया? mv। P बराबर सूत्र क्या हो गया? mv। इस बात को भी आप क्या रखिएगा याद। द्रव्यमान गुने वेग क्या होता है? संवेग। P बराबर क्या हो गया? mv। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। तो बोलो रॉकेट किसके सिद्धांत पर? तो संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। रॉकेट किसके सिद्धांत पर? तो संवेग संरक्षण सिद्धांत पे क्या करता है? कार्य करता है। चलिए आज 50 क्वेश्चन हो गया और 50 तक हम लोग का टारगेट रहता है। और इसी तरह आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करिए, जिससे हम और ज़्यादा वीडियो बनाने आएंगे और आपको लिए और सुविधा प्रदान करेंगे और नया नया टॉपिक पर बनाएंगे। ठीक है, तो आज 50 हो गया। अगले वीडियो में 51 से 100 तक का बनेगा, जिसका पार्ट 2 रहेगा। सेट 3 का पार्ट 2, सेट 3 का पार्ट 1 आपको अभी मिलने जा रहा है। फिर आपको आप लोग देखेंगे और फिर पार्ट 2 इसमें मिलने जा रहा है। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, प्रणाम।